दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। पटना में आज सुबह सुबह अस्पताल के अंदर घुसकर बदमाशों ने चंदन मिश्रा नाम के शख्स की हत्या कर दी। चंदन मिश्रा कुख्यात गैंगस्टर था और हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। अभी इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया था। अस्पताल के कमरे में 5 शूटरों ने गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन जिस अंदाज में हत्या हुई और जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया, उसको लेकर विपक्ष ने कथित सुशासन की सरकार को निशाने पर लिया है। बिहार में भय के माहौल का आरोप लगाया है। 15 सेकंड में 15 गोली, कैसे हॉस्पिटल में खेली गई खूनी होली। कैमरे पर जंगल राज 2 आज जनहित की कवर स्टोरी है। पूरी खबर आपके सामने विस्तार से रखेंगे, करेंगे उसका विश्लेषण भी, क्योंकि 100 दिनों के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन मिश्रा नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। चंदन मिश्रा बिहार का नामी बदमाश था। हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई थी। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। चंदन हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो ये बता रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था आईसीयू में जा पहुंची है। सुबह सुबह का वक्त था आज का ही। 5 बदमाश पारस अस्पताल के 2nd फ्लोर के कमरा नंबर 209 में एक एक करके घुसते हैं। तस्वीरें गौर से देखिए आप। चंद सेकंड में हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर आराम से निकल कर चले जाते हैं। हत्यारों का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिखाई दे रहा है कि 5 में से 4 शूटरों ने टोपी लगा रखी थी, जबकि सबसे आगे चल रहा बदमाश बिना टोपी के है। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि 5 शूटर एक एक करके कमर में छिपा कर रखे हथियार को कमरे में दाखिल होने से ठीक पहले गैलरी में ही निकाल लेते हैं। सीसीटीवी का जो वीडियो एबीपी न्यूज को मिला है, वो करीब 2 मिनट का है। इस वीडियो के मुताबिक शूटर करीब 15 से 20 सेकंड तक कमरे के भीतर होते हैं। उसी दौरान वारदात को अंजाम दिया जाता है, फिर भागते हुए वहां से निकल जाते हैं। हथियार सभी शूटरों के पास था। इससे लग रहा है कि ये गोलियां सभी ने मिलकर चलाई हैं। सभी हत्यारे, जिनकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के आसपास लग रही है इन तस्वीरों को देखकर। कमरे से 15 खोखे पुलिस को मिले हैं। पुलिस इन शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इन सब का सुराग भी मिल चुका है। हत्यारों के इस ग्रुप को जो लीड कर रहा था, वो यही सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स वाला बदमाश है। इसका नाम है तौसीफ बादशाह। सीसीटीवी वीडियो के 10वें सेकंड में ही तौसीफ दाहिना हाथ जेब में डालकर अपना हथियार निकालता है, सेट करता है और आराम से कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो जाता है। बाकी इसके पीछे पीछे भीतर दाखिल होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही लग रहा है कि शूटरों का यह सरगना तौसीफ बेखौफ है। इसके चेहरे से किसी भी तरह का कोई खौफ दिखाई नहीं देता। इत्मीनान से कमरे के भीतर जाता है। दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें हत्या को अंजाम देने के बाद जहां टोपी वाले 4 शूटर लॉबी में तेजी से भागते हुए दिखते हैं, वहीं शूटरों को लीड करने वाला यह बदमाश आराम से निकलता है। शर्ट को ठीक करते हुए आगे बढ़ता है और बालों को लहराते हुए सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर चला जाता है। ये तस्वीरें देखकर आपको तमाम फिल्मों की याद आ रही होगी। 1990 के दशक में जो फिल्में बनाई जाती थीं, या बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में सामने आई थीं। लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं, रील नहीं, रियल तस्वीरें हैं। तौसीफ की और जानकारी आगे आप तक मैं पहुंचाने वाली हूं, लेकिन राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल अस्पताल के अंदर हुई इस घटना पर बिहार की राजनीति गर्म है। जंगल राज की फाइल विपक्ष खोल चुका है। चुनावी मौसम में विपक्ष को कानून व्यवस्था पर हमले का बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। पुलिस इस हत्याकांड पर क्या कह रही है और पॉलिटिक्स का पारा कितना चढ़ा है, उसके बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। इतने बड़े अस्पताल के अंदर बदमाश घुसे कैसे? मरीज के कमरे तक पहुंच गए और किसी ने उन्हें रोका टोका तक क्यों नहीं? अस्पताल में गैंगस्टर भर्ती था, वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी जो पैरोल पर बाहर निकला हो? क्या पटना की पुलिस सो रही थी? क्या बिहार में अपराधियों को कानून का कोई खौफ अब नहीं रह गया? इतनी घटनाएं हो चुकी हैं,
हो रही हैं, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी है? क्या इस हत्याकांड के लिए सरकार ने किसी की जिम्मेदारी तय की भी है या फिर नहीं? मुझे लगता है बिहार पुलिस और बिहार की सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। 17 दिनों में 17 से ज्यादा हत्या की बड़ी वारदात होने के बावजूद बिहार पुलिस सुन्न अवस्था में है। फिर भी इस हत्याकांड पर उसका क्या कहना है, वो आपको सुनाना बेहद जरूरी है। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को-एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। पटना के जिस पारस अस्पताल में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो अस्पताल पहले से कई मामलों को लेकर विवादों में रहा है, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता मानी जाती है। मरीजों से मेलजोल को लेकर तो और भी कड़े बंदोबस्त वहां पर पहले से रहे हैं। बावजूद इसके सुबह सुबह पटना के बीचों बीच अस्पताल की सुरक्षा को भेदते हुए 5 बदमाश हथियार के साथ अंदर चले गए, गोलियां चलाई, मरीज की जान ले ली, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कहीं काम नहीं आई। सुबह 7:07 पर बदमाश अंदर गए और करीब 8 मिनट तक अंदर रहने के बाद हत्या को अंजाम देने के बाद बाहर निकल आए। मतलब साफ है कि हत्यारों ने पहले ही रेकी कर रखी थी। वारदात के वक्त वहां पर सुरक्षा थी नहीं, आराम से टारगेट तक सारे के सारे जा पहुंचे। 15 गोलियां करीब से चंदन को मारी गईं। ये तस्वीरें आपने देख ली। दरअसल हत्या की घटना के बाद अस्पताल में मरीजों की तीमारदारों और स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। चश्मदीदों के मुताबिक हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए आराम से निकल गए थे। चंदन के परिवार वाले अस्पताल प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन बोल रहा है कि नहीं, आप डेड बॉडी ले जाइए, नहीं तो हॉस्पिटल वाला बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, मुख्यमंत्री से नीचे तक बात नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल की गलती से, लापरवाही से हुआ है, हॉस्पिटल आके इसका जवाब दे। अपराधी इतना कॉन्फिडेंस में जा रहा है, इससे पहले जरूर और रेकी किया है आके। 209 नंबर कैमरा में डायरेक्ट जाना इस बात को साबित करता है कि अस्पताल प्रशासन मिली हुई है। हॉस्पिटल प्रशासन के लोग ही हत्या करवाए हैं सोची समझी साजिश के साथ। भले ही हत्या एक अपराधी की हुई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवालों में पटना का ये नामी अस्पताल और पटना की पुलिस दोनों है। पारस अस्पताल से पुलिस चेक पोस्ट की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। पुलिस मुख्यालय यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शास्त्री नगर थाना महज 2.2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पास में। सीएम हाउस महज 4 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके बेखौफ बदमाशों ने सुबह सुबह अस्पताल के भीतर घुसकर 2 मंजिले पर जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल बिहार पुलिस ने पारस अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ शुरू की है। बयान लिए गए हैं। पुलिस भी जानना चाहती है आखिर अस्पताल में उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल के सुरक्षा है कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी जा रही है। चंदन मिश्रा, जिनकी बदमाशों ने जान ले ली है, कौन था, कितना बड़ा गैंगस्टर था, इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आप चंदन की हत्या पर कैसे शुरू हुई है बिहार में सियासत, उसको समझिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। उससे पहले विपक्ष ने सरकार पर बयानों के बम फोड़ दिए हैं। बिहार पुलिस के लोग जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, कह रही है कि आइए बिहार संभल कर, यहाँ गोली मारी जा रही है अस्पताल में घुसकर।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मुख से कल इस राज को कौन सी संज्ञा देंगे, बिहार की जनता सुनना चाहती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली, एक बार तो जुबान खोलिए साहब, बिहार करा रहा है। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, जिस चंदन मिश्रा की अस्पताल में घुसकर हत्या की गई है, वो चंदन बिहार का कुख्यात गैंगस्टर था। 3 दर्जन से ज्यादा मामले उसके खिलाफ चल रहे थे। हत्या के एक केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पुलिस के मुताबिक चंदन पाइल्स का ऑपरेशन कराने पैरोल पर बाहर आया था और कल ही उसे जेल वापस जाना था। हमें चंदन मिश्रा का एक वीडियो उसी पारस अस्पताल के अंदर का मिला है जहां उसकी हत्या हुई। 7 जुलाई को सोशल मीडिया पर चंदन का यह वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो में चंदन के साथ अस्पताल में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। चंदन 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। ऑपरेशन के बहाने अस्पताल में भर्ती हुआ था। पिछले कुछ दिनों से उसके समर्थक रील बनाकर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। चंदन की हत्या क्यों हुई, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी गैंगवॉर की बताई जा रही है, दूसरी आपसी रंजिश की, तीसरी थ्योरी जमीन विवाद में हत्या की और चौथी थ्योरी प्लानिंग लीक में हत्या की आशंका की जताई जा रही है। चंदन मिश्रा साल 2011 में तब सुर्खियों में आया था जब बक्सर में उसने एक के बाद एक 6 लोगों की हत्या को अंजाम दिया। इसमें उसने नौशाद, भरत राय, निजामुद्दीन, हैदर अली नाम के लोगों की हत्या की थी। चंदन के बारे में कहा जाता है कि यह ऐलान करके मर्डर किया करता था। अपराध की दुनिया में इसकी एंट्री 2009 में हो गई थी। हत्याकांड की जो पहली थ्योरी है वो गैंगवॉर की थ्योरी है और उसके 2 किरदार भी हैं। पहला किरदार चंदन मिश्रा और दूसरा है ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू। बताया जा रहा है कि ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे। अपराध की दुनिया में दोनों ने साथ साथ कदम रखा। महज 18-19 साल की उम्र में दोनों बिहार के बक्सर और भोजपुर के इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। 2011 में चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या के बाद दोनों को कोलकाता से एक साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों की दुश्मनी हो गई। अलग अलग रास्ते पर दोनों निकल पड़े। जिस ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू पर हत्या के शक की सुई जा रही है, वो कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस वाले की हत्या करके भी भाग चुका था। अभी अप्रैल महीने में आरा में तनिष्क के शोरूम में 85 करोड़ की लूट की जो वारदात हुई, उसके पीछे यही शेरू सिंह था। शेरू जेल में बंद है और हत्या के केस में पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने 5 शूटरों की पहचान कर ली है। शूटरों को जो लीड कर रहा था उसका नाम तौसीफ बादशाह है। तौसीफ पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। तौसीफ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय है। रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। आप देखिए तस्वीरें। पुलिस सूत्रों की माने तो तौसीफ ने सुपारी लेकर हत्या की है। तौसीफ की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। शक है कि हत्या को अंजाम देने के बाद तौसीफ फुलवारी शरीफ ना जाकर दानापुर बेहटा की ओर भागा है। तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। तौसीफ के साथ बाकी जो शूटर थे उनके नाम आसिफ, सोनू, कालू, मुस्तकिम, भिंडी उर्फ बलवंत बताए जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर फिल्मी अंदाज में हुई हत्या ने सियासी सनसनी बिहार में इस वक्त मचा रखी है। विपक्ष के निशाने पर नीतीश सरकार है। जंगलराज पार्ट 2 की चर्चा वायरल है, लेकिन कुछ इसी तरह की हत्या कथित जंगलराज पार्ट 1 के दौरान साल 1998 में भी हुई थी। आज इस घटना ने उस कहानी को जिंदा कर दिया है। तब बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGMS के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। 13 जून 1998 की घटना है। बाहुबली छोटन शुक्ला और देवेंद्र दुबे की हत्या का बदला लेने के लिए अस्पताल में घुसकर ब्रिज बिहारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हत्याकांड में तब सूरज भान, शिव प्रकाश शुक्ला, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला सहित आधा दर्जन बाहुबलियों का नाम सामने आया था।
ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या तब गैंग वॉर में ही की गई थी। उस वक्त बिहार के अंडरवर्ल्ड में एक गैंग की कमान ब्रिज बिहारी प्रसाद के हाथ में थी। 1994 का चर्चित कलेक्टर हत्याकांड भी आपको याद होगा। कलेक्टर की हत्या जिस शव यात्रा के दौरान हुई थी, वो शव यात्रा छोटन शुक्ला की निकाली जा रही थी। कहा जाता है ब्रिज बिहारी प्रसाद ने ही तब छोटन शुक्ला की हत्या करवाई थी। 1998 में चंपारण के एक और बाहुबली देवेंद्र दुबे की भी हत्या में ब्रिज बिहारी का ही हाथ माना जाता है। इन्हीं दोनों की हत्या का बदला लेने के लिए अस्पताल में घुसकर तब ब्रिज बिहारी को मार डाला गया था। हत्या का अंदेशा तत्कालीन सरकार को पहले से था। इस वजह से 22 कमांडो तब अस्पताल में सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। जरा सोचिए, बावजूद इसके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लालू प्रसाद यादव की उस समय सत्ता थी। उनका एक बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। भयानक रूप से इसमें गैंग अप होकर के ये सारे लोगों ने इसकी हत्या की है ब्रिज बिहारी प्रसाद। खतरा का अंदेशा था, इसलिए वहाँ इंतजाम 21-22 सुरक्षा कर्मी प्लस उनके लोग रहते थे, तो सिलेक्टनेस तो हुआ ये लोग के भी स्तर से। ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी आरजेडी और बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड ने उस दौर की याद को ताजा कर दिया है, क्योंकि दोनों ही घटनाएं तकरीबन एक जैसी। और अब बिहार की दूसरी सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं, जो थोड़ी हटकर हैं। सागर खयामी का एक शेर है, नफरतों की जंग में देखो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। और यही बकरा जब हांडी पर चढ़ता है तो मटन बन जाता है। इस खबर में इच्छानुसार या स्वादानुसार कुछ नहीं है, यह खबर मटनानुसार आप कह सकते हैं। बिहार में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मटन भोज देकर बीजेपी का चुनावी सावन हरे से पीला कर दिया है। मटन पार्टी दी ललन सिंह ने, लेकिन बकरे की हड्डी फंसी बीजेपी के गले में। बीजेपी अब कैसे कहेगी कि सावन में लालू और राहुल गांधी का मीट पार्टी करना और नवरात्र में तेजस्वी का दिखा दिखा कर मछली खाना सनातनी हिंदू आस्था का अपमान था। बीजेपी अब क्या ये कह पाएगी कि ललन के मटन में तो सेंधा नमक पड़ा था। ललन सिंह से यह मटन कांड कल सावन के छठे दिन हुआ है। ललन लखीसराय के सूर्य गढ़ा गए थे। कई उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किए गए। सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद लोगों से कहा कि खाना खाकर ही जाइएगा। जिनका सावन नहीं है वो भी, उनके लिए विशेष व्यवस्था है। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। अब इतना कहने के बाद ललन सिंह तो निकल गए। उधर जनता जनार्दन के लिए मटन पार्टी शुरू हो गई। 1000 के करीब पत्तलें लगी। पहले चावल परोसा गया, फिर उस पर करछा भर भर के मटन डाला गया। सब लपक लपक के खाने लगे। मटन पचाने में अमूमन 24 से 48 घंटे लगते हैं। लोग पचा पाते उससे पहले ही ललन के इस मटन भोज का वीडियो फैल गया। पटना तक शोर मच गया कि अरे ये क्या, मटन पार्टी, और वो भी सावन के महीने में। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने तुरंत एक कविता निकाल के शेयर कर डाली और उनकी ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। कथनी करने में अंतर इनके हैं ये जहरीले मंत्र फूकने वाले। ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका चाट जाते हैं असल में ये दोहरे चरित्र वाले। रोहिणी के बाद तेजस्वी ने भी तंज किया। उनके निशाने पर भी बीजेपी ही थी। वहीं ललन सिंह ने सफाई दी है, लेकिन सावन में मटन खिलाने पर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं, तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। दिक्कत दरअसल इस बात की है कि मटन खाया जेडीयू वालों ने, खिलाया ललन सिंह ने, लेकिन घेर ली गई है बीजेपी। विपक्ष ने तुरंत नए नैरेटिव की हांडी चढ़ा दी। एक तरफ तो ये लोग सावन में शुद्धता की बातें करते हैं, यूपी में कांवड़ रूट पर मीट शॉप बंद करा रहे हैं, और यहां बिहार में इनके पार्टनर, इनके मंत्री मटन पार्टियां दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से जबरदस्त हमला बोला गया। हालांकि सावन में मीट मटन भोज से चुनावी नतीजे बदलते हों, ऐसा कोई सर्वे अब तक हुआ नहीं।
हाँ, इससे चुनावी रंग जमने और जमाने में जरूर असर पड़ सकता है। 2023 में लालू यादव ने सावन के महीने में ही राहुल गांधी को चंपारण मटन बनाने की ट्यूशन दी थी। ये ट्रेनिंग मीसा भारती के घर हुई थी। शानदार मटन बना। राहुल ने पूरी लालू फैमिली के साथ बैठकर खाया था। और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए अगर मैंने नहीं किया। नहीं। चपाती के साथ या प्लेट? चपाती। और इसी के बाद 24 के नवरात्र में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर में बैठकर मुकेश सहनी के साथ मछली पार्टी करने का वीडियो आ गया। मछली नवरात्र से एक दिन पहले खाई, लेकिन वीडियो नवरात्र में रिलीज हुआ था। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने लालू तेजस्वी के इन वीडियो से सनातनी वोटों की भरपूर संभावना तलाशी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे टारगेट किया था। ये लोग सावन में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, उनको संतोष नहीं होता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले कि बीजेपी बिहार चुनाव में भी हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के पुराने मुद्दे बाहर निकालती, ललन सिंह ने मुद्दों की थाली ही बदल दी। इस थाली में अपने नाम से भी मटन की कटोरी सजा दी, जहां वो खुद लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी वाली पंगत में बैठ गए। अब बीजेपी बोले तो भला बोले क्या, ले देकर एक जीतन राम मांझी ही आगे आए और ललन सिंह को डिफेंड करने की कोशिश की। जीतन राम मांझी का लॉजिक भी आप सुने। सावन भादों से क्या पड़ता है, जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं। वैसे अपने चुनावी क्षेत्र में जाकर मटन भोज देते रहना ललन सिंह का पुराना रिवाज है। 2023 में जब जेडीयू और आरजेडी की सत्ता थी, तब भी उन्होंने मटन भोज दिया था। बीजेपी तब विपक्ष में थी। उसने कहा था कि ललन ने मटन के नाम पर शहर के कुत्ते मरवाकर खिला दिए हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। मुंगेर से हम लोग भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के कई लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोगों की बात आई कि शहर से कुत्ते भी गायब हो गए हैं। हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया, ये जांच का विषय है। 2 साल भी नहीं हुए इस बयान के, लेकिन अब ललन सिंह बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो सावन में उनकी मटन पार्टी पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, मौन है। जनहित में अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुड न्यूज की वैलिडिटी 1 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। बिहार में अगले महीने जब जुलाई का बिजली का बिल आएगा, तो जिन लोगों की खपत 125 यूनिट तक होगी, उन्हें बिजली बिल के तौर पर 1 भी रुपया देना नहीं होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो इस रेवड़ी की राजनीति के लाभार्थी बनेंगे? आपको पूरा हिसाब किताब हम दिखाने वाले हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली का दांव विपक्ष और खासकर तेजस्वी यादव के लिए क्या तनाव साबित होगा, जिनकी तर्कश से नीतीश चुन चुन कर तमाम लोक लुभावन वायदे वाले तीर उड़ा रहे हैं। यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या 125 यूनिट बिजली का ऐलान बिहार की सत्ता के जादुई अंक गणित 123 की गारंटी साबित होगा? फिलहाल ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन अभी यह बात हर किसी को पता है कि सत्ता के मंझे हुए इंजीनियर नीतीश बिना सियासी फायदे के कोई दांव यूं ही नहीं चलते। बिहार में बीते कुछ दिनों से फ्री बिजली के ऐलान की सुगबुगाहट थी, लेकिन बीते शनिवार को सूबे के वित्त विभाग ने ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन आज सुबह सुबह ठीक 8 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया।
162 शब्दों के इस पोस्ट में उन्होंने 1 अगस्त 2025 यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक का मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। बीते कुछ समय से बिहार के लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलने की चर्चा चल रही थी, लेकिन 12 जुलाई को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस तरह की वायरल खबरों को फेक बताया था। वित्त विभाग ने दो टूक लहजे में कहा था उसकी ओर से ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। बिहार के वित्त विभाग की ओर से यह पोस्ट 12 जुलाई को शाम 4:17 पर किया गया, लेकिन अब इसके 111 घंटे 43 मिनट के बाद आज सुबह 8 बजे नीतीश कुमार ने वित्त विभाग के पोस्ट को ही एक तरह से फेक बता दिया और पुरानी चर्चाओं से भी ज्यादा 100 की बजाय 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है क्या नीतीश के इस ऐलान से विपक्ष की उम्मीदों को 440 वोट का झटका लगा है? आइए इसे नेताओं की बयानबाजी से समझते हैं। ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। नकलची सरकार है, तेजस्वी आगे आगे सरकार पीछे पीछे। बोलते थे कि बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, जो तेजस्वी कहता है वही कर रहे हैं। इनके पास रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है। 125 यूनिट उन्होंने माफ किया, फ्री कर दिया है, ये स्वागत योग्य बात है और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला, गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है। जो लालटेन जलाना चाहते थे उनको 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लगा। सच ये है कि देश में मुफ्त के वायदों की राजनीति चुनावों में जीत की गारंटी बनती जा रही है। यही वजह है कि बिहार समेत अब 11 राज्यों में फ्री बिजली की स्कीम लागू है। गौर करने वाली बात तो यह है कि नीतीश कभी मुफ्त बिजली के राजनीति के विरोधी रहे थे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। समय, परिस्थिति, काल के हिसाब से नेता अपनी जुबान कैसे बदल लेते हैं। नीतीश कुमार का 1 साल पहले का ये बयान आपने सुन लिया और मुफ्त की राजनीति को अब बिहार में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। खैर, हम भी बढ़ेंगे आगे और अब वक्त है जनहित स्पेशल का। बाढ़, बारिश से देश के कई इलाकों में त्राहिमाम है। सबसे खौफनाक तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां अमरनाथ यात्रा के बालटाल रूट पर लैंडस्लाइड हुआ। सेना ने आनन फानन में मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। पहाड़ ही नहीं, मैदानी राज्यों में भी बाढ़ से हालात बेहद खतरनाक हैं। मौसम की ऑल इंडिया रिपोर्ट देखिए आप। रुक जाओ आगे नहीं जाना। बद्रीनारायण में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, रास्ता बंद कर दिया है। अमरनाथ ट्रैक पर मौत का सैलाब। मडस्लाइड से श्रद्धालुओं का सामना साक्षात। रुक जाओ। हाँ। मलबे में बहते नजर आए भोले के भक्त। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी है और बीच में मडस्लाइड का सैलाब पूरे रास्ते को अपने आगोश में ले चुका है। पीली बरसाती पहने 2 श्रद्धालु रास्ते के इस पार से उस पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मडस्लाइड में फिसल जाते हैं। दोनों शख्स पहाड़ी ट्रैक से नीचे बहने लगते हैं। दूसरी तरफ खड़े कुछ और श्रद्धालु भी अपना संतुलन खोते हैं और एक के बाद एक कई श्रद्धालु मडस्लाइड में बहने लगते हैं। तस्वीर अमरनाथ यात्रा रूट की है, जहां बुधवार की शाम बालटल के रेल पथरी इलाके में
श्रद्धालुओं के रास्ते में अचानक मड स्लाइड आ गया। भोले के भक्त जान बचाने के लिए किनारे पर खड़े हो गए, लेकिन मड स्लाइड का बहाव इतना तेज था कि कई लोग संभल नहीं पाए। मड स्लाइड का बहाव कितना तेज था इन तस्वीरों को देखकर समझ लीजिए। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ मलबे में तब्दील होकर नीचे आ रहा है। मड स्लाइड मिट्टी, पत्थर और लकड़ी सब कुछ बहाकर अपने साथ ला रहा है। ट्रैक के एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। श्रद्धालु ऐसे मझधार में फंस गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मड स्लाइड नीचे उतर रहा था। नीचे मौजूद श्रद्धालुओं को सावधान किया जा रहा था। मड स्लाइड की वजह से बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी आधे रास्ते पर ही फंस गए। खच्चर सवार और पैदल श्रद्धालु उल्टे पांव लौटते नजर आए। रास्ता बंद हो चुका है। मड स्लाइड की वजह से दोनों तरफ श्रद्धालु फंस चुके थे। इसके बाद भारतीय सेना मौके पर पहुंची, श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। श्रद्धालुओं को सुरक्षित सेना कैंप में पहुंचाया गया। मैं अमरनाथ यात्रा करने आया था। हमने दर्शन किए और नीचे आ रहे थे। रास्ते में कुछ स्लाइडिंग हो गई है, उसकी वजह से आर्मी ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। 500 लोगों की कैपेसिटी थी, मगर उन्होंने 2,500 से 3,000 लोगों को उन्होंने अपने कैंप में मैनेज किया है कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, बट हमको पूरी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। आई प्राउड ऑफ यू माई इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना ने श्रद्धालुओं को बचाया तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO देर रात ही यात्रा के रास्ते को सही करने में जुट गया। रास्ता ठीक होने तक पहलगाम और बालटाल बेस शिविर से गुरुवार के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई। पहाड़ों में कुदरत का ये कहर, मैदानों में भी आफत बरसा रहा है। तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुसपैठ कर चुका है। दफ्तरों में लबालब पानी भरा हुआ है। ठेले आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों के गर्भगृह तक भी पानी पहुंच चुका है। पानी में डूबने के कगार पर। चित्रकूट की ये तस्वीरें देखिए। उफान पर बह रही मंदाकिनी नदी का पानी शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। रामघाट पर मौजूद सभी दुकानें डूब गई हैं। नदी में तब्दील हो चुकी सड़कों पर राहत बचाव की टीम की नाव दौड़ रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां बड़ा महादेव का वाटरफॉल रौद्र रूप में नजर आ रहा है। सेल्फी के शौकीन अपनी जान जोखिम में डालकर इस ओवरफ्लो होते झरने तक पहुंच रहे हैं। जानबूझकर आफत मोल ले रहे हैं। जलमग्न हो चुकी नीली कार की सिर्फ छत नजर आ रही है। ये तस्वीरें MP के हरदा की है। ये कार एक पुलिसकर्मी की है जो ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन उनका वाहन उफानी नाले में डूब गया। किसी तरह स्थानीय लोग पुलिसकर्मी को बचाने में कामयाब रहे। ये तस्वीर बिहार के रोहतास की है, जहां मांझर कुंड वाटरफॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। तेज बहाव और चट्टानों से टकराते पानी की गर्जना से झरना पूरी तरह रौद्र रूप में दिखाई दे रहा है। बारिश के बावजूद लोग नज़ारे को देखने पहुंच रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। यूपी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा जी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। सोनभद्र में लगातार बारिश से बांध लबालब भरे हुए हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं झांसी में भी लगातार बारिश से कई पुल टूट चुके हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। बाढ़ बारिश का ये कहर उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों को हाईजैक कर चुका है। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे कांवड़ की। उत्तराखंड सरकार ने आज हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की है। हर की पैड़ी में जब शिव भक्त पवित्र स्नान कर रहे थे, तब हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। खुद सीएम धामी धर्म नगरी हरिद्वार में मौजूद रहे, जहां उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोए, उन्हें सम्मानित किया। शिव भक्तों के लिए ये सेवा भाव बेहद खास है, लेकिन आस्था की आड़ में कई हुड़दंगी इस कांवड़ यात्रा को बदनाम भी कर रहे हैं, और वो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 334 की हैं, जो उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ने वाला राजमार्ग है।
जो फिलहाल कांवड़ रूट में तब्दील है। इसी एनएच पर हरिद्वार से मेरठ तक कांवड़ियों के लिए एक लेन रिजर्व है और दूसरी लेन में दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही। लेकिन रिजर्व लेन के बावजूद कांवड़िए वाहन मार्ग पर भी नजर आ रहे हैं। कभी वाहन चालक द्वारा कांवड़ खंडित होने पर हिंसा, तो कहीं वाहन चालक द्वारा कांवड़िए को टक्कर लगने पर हिंसा। कांवड़ रूट पर यह कहानी आम हो गई है, लेकिन इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि लेन रिजर्व होने के बावजूद कांवड़िए खुद दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। सिर्फ आना जाना नहीं, हालत यह है कि कांवड़ियों ने गाड़ियों के लेन पर अपने कांवड़ रखे हुए हैं और बेफिक्र होकर आराम फरमा रहे हैं। कांवड़ियों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। रोज राहगीरों को जाम में फंसना पड़ रहा है, लेकिन कांवड़िए हैं कि ना खुद की सुरक्षा का ख्याल, ना ही दूसरों की। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी कांवड़ियों का यही हाल है। तस्वीरें उत्तराखंड की सीमा नारसन की है। यहाँ भी कांवड़िए वाहन लेन में घुसपैठ कर चुके हैं। खुद नियमों को ताक पर रख रहे हैं, लेकिन धमकाने से बाज नहीं आ रहे। कि कोई जैसे कांवड़ यहाँ पर पार्क है आपका, ठीक है, कोई अगर गाड़ी वाला आ जाए और टक्कर मार दे, क्या करोगे? क्या करेंगे? अगर बोले वो जानबूझ के तो मारेगा नहीं, गलती से ही मारेगा। अब जानबूझ के वो मारेगा तो पिटेगा। अब देखो हमारी कावड़ रखी हुई है, हम इतने दूर से रखते हुए लेके आ रहे, किसी ने तो मारी नहीं है अभी तक। आगे तक देखते हैं बोले क्या होता है, बोलेगी मेहरबानी है। नेशनल हाईवे 334 पर हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जैसे बड़े शहर पड़ते हैं, जहां से रोज भारी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। कांवड़ की वजह से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कांवड़िए हैं कि सहूलियत मिलने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा होती है। घर बार छोड़कर लोग कांवड़ का जल लेने के लिए गंगा नदी के तट पर जाते हैं, फिर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए वापस लौटते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रा के नाम पर लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार और प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 दिनों से छल कपट कर अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर बाबा कानून के शिकंजे में है। उसके किए गए एक एक छल की हकीकत की परतें खुलती जा रही हैं। लगता है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने देश के विरुद्ध कोई जंग छेड़ दी हो। अब हापुड़ में भी रहस्यमय तरीके से लड़कियों के गायब होने की खबर है, जिसकी जांच हो रही है। दिखाई यह भी दे रहा है कि अवैध धर्मांतरण के लिए बाकायदा कोई इकोसिस्टम तैयार किया गया था। ईडी की छापेमारी के बीच नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। छांगुर के अधर्म लोक में पड़ा छापा। जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छिपे राज। धर्मांतरण की आड़ में खौफनाक दरिंदगी। छांगुर का धरती पकड़ कोड डिकोड। इसलिए नीतू वोरा उर्फ नसरीन ने जिस दुर्गेश मिश्रा नाम के शख्स से जमीन खरीदी थी, उसके ठिकाने पर ईडी पहुंची। ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उतरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगुर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। तो उत्तरौला के मधुपुर में छांगुर की आलीशान कोठी के लिए दुर्गेश और संतोष से हुई सौदे को लेकर भी जांच तेज हो गई है। पीला मकान आप देख रहे हैं वो संतोष और दुर्गेश का मकान है। यही वो दोनों भाई हैं जिन्होंने छांगुर बाबा को अपनी ज़मीन बेची थी, लगभग 4 से 5 बीघे की ज़मीन बेची थी। 2019 में ये सौदा हुआ था और पूरे सौदे की कीमत लगभग वो 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पे वो छांगुर की आलीशान कोठी खड़ी हुई थी। मुंबई में
बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में शहजाद शेख नाम के शख्स के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जिसके बैंक अकाउंट में नवीन उर्फ जमालुद्दीन ने 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के F विंग में 20वीं मंजिल पर उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पेरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। छांगुर पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, उसके सताए हुए लोग खुलकर उसके पापों का हिसाब दे रहे हैं। ऐसे ही करतूतों का भंडाफोड़ करते हुए आजमगढ़ में छांगुर के भतीजे सोहराब को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। साफ है, छांगुर ने अवैध धर्मांतरण के लिए जो जाल तैयार किया वो बेहद मजबूत होता जा रहा था। छांगुर का धरती पलट कोड वर्ड भी अब डिकोड हो गया है, जबकि छापेमारी के दौरान छांगुर की करीबी नसरीन की एक लाल डायरी भी जांच टीम को हाथ लगी है, जिसमें कई नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। किसे कितनी रकम मिली, अब इसका भी खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक करने का भी दावा किया जा रहा है। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़ितों को सऊदी से धमकी दी जाती थी। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड धरती पलट था, जिसके नाम पर लड़कियों का सौदा हो रहा था। छांगुर गिरोह की दरिंदगी पर भी कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे हथकंडे अपनाने की बात खुद पीड़िता बता रही है। मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। छांगुर और नसरीन के नार्को और पॉलीग्राफ से सच सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। छांगुर का भंडाफोड़ होने के बाद अब हापुड़ के भी एक छांगुर की करतूत सामने आई है। यहाँ हैदरनगर नंगौल गांव से पिछले 1 हफ्ते के भीतर 3 हिंदू लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हुई हैं। पुलिस के दावे के मुताबिक 2 लड़कियां बरामद की गई हैं। साथ ही शराफत नाम के मुस्लिम लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को अब तीसरी लड़की की तलाश है। पुलिस ने उसमें तत्काल FIR दर्ज की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र बच्ची की बरामदगी की जाएगी। इसमें सवाल है, ऐसे कितने छांगुर हैं जो देश के खिलाफ छल युद्ध चला रहे हैं। अभी नेटवर्क कितना बड़ा है, कौन कौन से और हिस्से इसमें शामिल होना बाकी हैं, कई ऐसे सवाल जिसका जवाब उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में मिल जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।